आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो क्या प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हो जाएंगे कोरोना के मरीज? और तो क्या यही वो थेरेपी थी जिसका हमें अब तक इंतजार था? अभी हाल ही में आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च जो है, इन्होंने प्लाज्मा थेरेपी को जो है वो अप्रूवल दिया है। और केरला के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर और भारत के और बाकी राज्यों के अंदर जो है वो इस प्लाज्मा थेरेपी को अप्रूव करने के लिए कहा गया है। हम लोग जानते हैं कि ये प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है। क्या ये आज ही पहली बार दुनिया में आई है या इससे पहले भी कभी थी? इसका हिस्ट्री क्या है, इसका पूरा एनालाइज करेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरे इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ लेना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल सुनील स्टार सर को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे मेरे पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ और लिंक मिल जाएगा। अगर आपको मुझसे कोई सवाल पूछना है तो 9468173029 व्हाट्सएप पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह क्लियर कर देना चाहता हूं कि प्लाज्मा ये वो वाला प्लाज्मा नहीं है जो आप केमिस्ट्री में मुझसे पढ़ते हैं। एक तो प्लाज्मा स्टेट होती है आपकी सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, और एक बीईसी वो आपकी पदार्थों के वर्गीकरण में आता है। लेकिन एक प्लाज्मा आपका होता है, ये ब्लड के अंदर होता है, जो आप बायोलॉजी में पढ़ रहे होते हैं, वो वाला प्लाज्मा है। उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। फिलहाल के लिए दुनिया भर में कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो है 18,67,129 केस हो चुके हैं दुनिया भर में। और अब तक लोग जो है वो मर चुके हैं 1,15,278 लोग। लेकिन के अलावा कुछ लोग रिकवर्ड भी हुए, उनकी संख्या भी लगातार बढ़ ही रही है। वैसे 4,34,000 से भी ज्यादा केस जो है रिकवर हुए हैं। और जो ये लोग रिकवर हुए हैं, यही जो है इन कोरोना वायरस के पॉजिटिव वालों के काम आने वाले हैं। यही है बेसिकली इस प्लाज्मा थेरेपी का मेन फंडा। जो लोग ठीक हुए हैं, यही जो है इस रेशियो को बंद करेंगे और इनको जो है इसके अंदर तब्दील करने वाले हैं। कैसे करेंगे वही हम लोग इस लेक्चर में जानेंगे। अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका के पास सबसे ज्यादा केसेस है फिलहाल के लिए, 5,60,300 केस है। और मरने वालों की जो संख्या है वो 22,000 से को पार कर चुकी है। नए केस आप देखिएगा, एक दिन भर में बाढ़ आ चुकी है मरीजों की। 27,000 से भी ज्यादा केस जो है नए आ रहे हैं। स्पेन दूसरे पे है, इटली तीसरा, फ्रांस चौथा हुआ, जर्मनी हुआ पांचवा, छठा हुआ यूके, और 7वें नंबर पे चाइना आ चुका है। कभी पहले नंबर पे था, आज ये 7वें नंबर पे आ गया। और उसकी स्थिति लगभग बिल्कुल ठीक है, स्टेबल हो चुकी है। और ये जो प्लाज्मा थेरेपी है सबसे पहले चाइना के थ्रू ही देखने को मिली थी। चाइना वालों ने ही इसके बारे में रिपोर्ट पब्लिश की थी कि हमने जो है कई सारी कोरोना पॉजिटिव मरीजों पे इसको अप्लाई किया और बहुत मरीज ठीक भी हुए थे। फिर धीरे धीरे जो है ये बाकी देशों के अंदर भी जो है वो अप्लाई की गई है। अब इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया के अंदर भी 9,500 से ज्यादा केस हो चुके हैं कोरोना वायरस के पॉजिटिव, और 335 लोग अब तक मर चुके हैं इसे। और महाराष्ट्र जो है वो 2,000 से भी ऊपर केस हो चुके हैं, जो कि सबसे ज्यादा केसेस है। देखिएगा, हिंदुस्तान.com ने अपनी वेबसाइट पे लिखा है कि एक सुझाव दिया है कि 120 साल पुरानी, ये कोई आज की नहीं है, 120 साल पुरानी प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना का इलाज संभव है। इन्होंने अपनी न्यूज़पेपर में कहा। इंडिया टुडे का कहना यह है कि अभी कोरोना की जो फाइनल स्टेज में है, अगर उनको प्लाज्मा थेरेपी दी जाए, क्लिनिकल ट्रायल किया जाए तो जो है वो ठीक हो सकता है। और ये रिपोर्ट आईसीएमआर की है ही। बहुत सारे न्यूज़पेपर ने कहा है कि कोरोना पेशेंट जो है या कोविड-19 डिजीज के पेशेंट है, उनको प्लाज्मा थेरेपी दी जाए तो वो हो सकता है ठीक हो सकते हैं। और केरल के अंदर सबसे पहले अनुमति दी गई थी इसके लिए, कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल होगा। केरल के अंदर आईसीएमआर जो है इन्होंने अनुमति दी थी। ये मैंने करंट अफेयर में भी आप लोगों को पढ़ाया होगा। 9 अप्रैल 2020 को ये अनुमति दी गई थी। इससे जो है काफी इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। सभी स्टेट्स के अंदर भी इवन इसको अप्लाई और कर दिया गया है। ठीक है, जितने भी स्टेट्स है, जैसे न्यू दिल्ली के अंदर अप्लाई जो है कर दिया गया है, महाराष्ट्र के अंदर, तमिलनाडु के अंदर और बाकी और राज्यों के अंदर भी जो है इसको अप्लाई करने के लिए कहा गया है। लाइव मिंट का भी आर्टिकल है, आप इसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं लाइव मिंट पे जाके कि इंडियन अमेरिकन शोइंग साइन रिकवरी आफ्टर प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन। इंडियन अमेरिकन जो इंडिया के थे लेकिन जो अमेरिका में रह रहे हैं, उनके अंदर प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन करने के बाद में उनकी स्थिति काफी हद तक ठीक हुई है पहले के मुकाबले। तो चंडीगढ़ वगैरह के अंदर जो है इसको अप्लाई कर दिया गया है। चंडीगढ़ में अंदर जो है दिल्ली एम्स के रणदीप गुलेरिया जो है, उन्होंने एक्सप्लेन किया था इस पूरी को और पूरी थेरेपी को, और बताया कि ये किस तरीके से कारगर है। अब देखिएगा, सारी बात को हम लोग समझते हैं बिल्कुल सरल भाषा के अंदर। क्या है कि
अभी तक आप सभी को पता है कि कोविड 19 की कोई भी जो है दवाई नहीं बनी है और लगातार जो है वो काफी महीनों से इसके केसेस जो है वो बढ़ ही रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। टेक्सास के डॉक्टर हैं और पूरी दुनिया के डॉक्टर जो हैं वो एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं, बल्कि दुनिया की पुरानी तकनीकों पे काम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो है ये बीमारी को ठीक किया जा सके। लेकिन बट आरंट श्योर इफ टू बी फुली इफेक्टिव, लेकिन अभी तक ये कोई श्योर नहीं है कि इससे कोई ठीक भी हो जाएगा क्या। अब सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि व्हाट इज प्लाज्मा, ये होता क्या है प्लाज्मा। देखिएगा, आप बायोलॉजी पढ़ रहे होते हैं तो बायोलॉजी पढ़ते टाइम पे आप एक चीज पढ़ रहे होते हैं कि ब्लड पढ़ेंगे, मेनली आप पढ़ते होते हैं ब्लड। तो ब्लड का कंपोजिशन आप इस तरीके से पढ़ते हैं कि ब्लड के अंदर एक तो पाया जाता है प्लाज्मा और एक पाया जाता है उसके अंदर आपके सेल पाए जाते हैं। जो प्लाज्मा होता है वो होता है 55% आपका, ठीक है, और बाकी का रिमेनिंग जो है वो 45% होते हैं सेल आपके। प्लाज्मा के अंदर भी दो चीजें पाई जाती हैं मेनली आपकी, ठीक है, दो या तीन चीजें कह दो। एक तो मेनली पाया जाता है प्लाज्मा के अंदर, वो आपके होते हैं क्या, पानी होता है H2O, जो कि आपका 90% से भी ज्यादा होता है। रिमेनिंग 6 से 7% जो होता है आपके वो प्रोटीन होते हैं, ठीक है, और कुछ बाकी इसके अंदर आपके जो हार्मोन्स होते हैं या एंजाइम्स होते हैं या सॉल्ट्स होते हैं या रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं, या 10% ओवरऑल प्रोटीन भी कई बार कह दिया जाता है। सेल भी आप सभी को पता है ब्लड के अंदर और कौन कौन से होते हैं, 3 सेल मेनली पाए जाते हैं। एक आरबीसी पाया जाता है, एक डब्ल्यूबीसी पाया जाता है और एक आपका प्लेटलेट्स पाया जाता है। आरबीसी कितना होता है, आरबीसी तकरीबन तकरीबन 5 से 5.5 मिलियन होता है हमारे ब्लड में, यानी कि 50 से 55 लाख के आसपास कह दीजिएगा। डब्ल्यूबीसी जो है लगभग लगभग 10 से 11 हजार होता है और प्लेटलेट्स जो होते हैं तकरीबन 4 से 5 लाख होते हैं आपके। अब ये प्लाज्मा क्या है, ये देखिएगा 55% इस प्लाज्मा होता है हमारे ब्लड के अंदर, और लगभग 44 से 45% कह दो या 44% होते हैं आरबीसी, और 1% होता है उसके अंदर डब्ल्यूबीसी आपका, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि आरबीसी रेशियो डब्ल्यूबीसी जो है इनका रेशियो क्या होता है, तो इनका रेशियो होता है 600:1 का, यानी कि ये ज्यादा होते हैं आरबीसी। तो प्लाज्मा 55% है, अभी मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। लेकिन कुछ जगह पे इसको ये भी कहा जाता है कि आरबीसी जो होता है वो 41% होता है और व्हाइट ब्लड सेल है वो रिमेनिंग 4% है। अब ये चलो वेरिएशन करता है 1 से 4% के आसपास, और ये वेरिएशन करता है आपका 41 से 45% के या 44% के आसपास। अब देखिएगा, जो हमारी बॉडी के अंदर प्लाज्मा होता है वो प्लाज्मा के अंदर सबसे ज्यादा ब्लड इसके अंदर जो है वो पानी पाया जाता है, तकरीबन 90% पानी होता है, ये तो मैंने अभी आपको बताया ही। 90% पानी होने के बावजूद भी इसका कलर जो होता है वो येलो सा होता है, और इसका येलो कलर होने का कारण है बिलीरुबिन। आप बायोलॉजी में पढ़ रहे होते हैं तो एक पित्त की थैली पढ़ते हैं, पित्त की थैली यानी कि गॉल ब्लैडर, उसके अंदर दो टाइप के बाइल जूस होते हैं। एक होता है आपका बिलीरुबिन और एक होता है बिलीवर्दिन। बिलीवर्दिन ग्रीन कलर का होता है, बिलीरुबिन जो होता है वो येलो कलर का होता है आपका। और जो ये येलो कलर है ये इसका बिलीरुबिन की वजह से ही होता है। एक चीज, दूसरी चीज आपके मन में ये डाउट होगा कि सीरम के बारे में भी कई बार आपने सुना होगा कि प्लाज्मा को ही सीरम कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, प्लाज्मा और सीरम ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है, वो भी बहुत बड़ा डिफरेंस कह सकते हो, मेजर डिफरेंस आ जाएगा। क्या कि प्लाज्मा में आपने सुना होगा कि ब्लड क्लॉटिंग की भी एक जो है पावर होती है, विटामिन के साथ में ये मदद करते हैं, विटामिन के की मदद करते हैं ब्लड क्लॉटिंग होने में। तो ये क्लॉटिंग फैक्टर अगर निकाल दिया जाए प्लाज्मा से तो प्लाज्मा बन जाएगा। जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर हो आपका तो वो आपका सीरम, क्लॉटिंग फैक्टर हो जिसमें वो प्लाज्मा, क्लॉटिंग फैक्टर अगर निकाल दिया जाए तो सीरम बन जाएगा आपका, ठीक है। तो विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर सीरम होता है, क्लॉटिंग फैक्टर के साथ वाला प्लाज्मा होता है। ये छोटा सा डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। अब सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन ये है कि क्या है ये प्लाज्मा थेरेपी, किसे कहते हैं प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी क्या है कि एक प्रकार की एंटीबॉडी का इसके अंदर इस्तेमाल किया जाएगा इस थेरेपी में, और इसीलिए इस प्लाज्मा थेरेपी को ना एंटीबॉडी थेरेपी के नाम से भी पुकारा जा सकता है। किसी खास वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ हमारे शरीर में एंटीबॉडी तभी बनता है जब इंसान उससे पीड़ित होता है। देखो, मैं बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाने की ये प्रयास करूं तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देके मान लेता हूं। जैसे मान लेते हैं कि आज से 10,000 साल पहले कोई युद्ध हुआ हो, ठीक है,
और 10,000 साल पहले कोई युद्ध जब करते थे तो किस किस तरीके से युद्ध करते होंगे? वो युद्ध करते थे, भालों से युद्ध करते होंगे, पत्थरों से युद्ध करते होंगे। भाई उनके पास में तो यही विधियां थी युद्ध करने की। अगर वो 10,000 साल पहले और 50,000 या 1 लाख लोगों की सेना जो है युद्ध कर रही है, और उसी टाइम पे कोई मान लेते हैं कोई लड़ाकू विमान आ जाए, 10 लोग लड़ाकू विमान लेके आ जाए एक, तो क्या वो 50,000 की सेना टिकेगी? ऐसा तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं टिकेगी। इसका एक लाइव एग्जांपल और भी है। बाबर की सेना वाला तो आपको पता ही होगा, राणा सांगा के साथ में खानवा का युद्ध हुआ था। तो खानवा का युद्ध कौन से साल में हुआ था, आप कमेंट में बता ही दीजिएगा। लेकिन कानवा का जब युद्ध हुआ था तब राणा सांगा कोई कम चीज नहीं थी, लेकिन राणा सांगा को हरा क्यों दिया बाबर ने? क्योंकि बाबर के पास तोप थी। कल्लू उड़ रहा था, मल्लू उड़ रहा था, बबलू उड़ रहा था, टकलू उड़ रहा था, सारे उड़ने लग गए। क्यों भाई? क्योंकि तोप के आगे कौन रुकने वाला है। हालांकि बाबर की सेना में इतना ज्यादा दम था भी नहीं राणा सांगा को अगर कंपेयर किया जाए, लेकिन उनके पास में हथियार थे। अब यही सेम चीज हमारी बॉडी के अंदर होती है। क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि जब कभी भी हमें कोई भी प्रकार की बीमारी होती है तो हमारे शरीर में दो चीजें होती है, एक तो होता है एंटीजन होता है, एक होता है एंटीबॉडी। ठीक है, एक होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी हमारे शरीर में। तो एंटीजन और एंटीबॉडी का मतलब क्या है? एंटीजन तो वो होते हैं जो बाहर के होते हैं, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, मतलब हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं या बाहर से चक्कर काट के आ जाते हैं किसी भी तरीके से। शरीर के अंदर भी हो सकते हैं, लेकिन मान लेते हैं कि बाहर से आ गए कोई भी वायरस बैक्टीरिया वगैरह, उनको मारने के लिए जो होते हैं शरीर में, उनको एंटीबॉडी कहा जाता है। तो ये युद्ध जो है इन दोनों का आपस में चल ही रहा होता है, सालों साल चल रहा होता है। अब मान लो देखो, एंटीबॉडी को शरीर में पता लग जाए कि किस टाइप का जो है वो बैक्टीरिया है, तो उसको तो आते ही मार देगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमें जुकाम होता है, तो जुकाम कोई नॉर्मल सी चीज है, 1 या 2 दिन होता है, शरीर में उसके खिलाफ एंटीबॉडी तैयार होती है और जुकाम ठीक हो जाता है। तो ऐसे कोई भी टाइप की बीमारी होती है तो हमें ठीक हो जाते हैं हम लोग। लेकिन ये जो कोरोना वायरस है, इसको हमारा शरीर पहचान ही नहीं पा रहा है। बस बिल्कुल यूं समझ लीजिएगा आप लोग कि राणा सांगा की सेना में बाबर तोप लेके आ गया तो सेना पहचान ही नहीं पाई कि ये बीमारी क्या है, ये उड़ कैसे रहे हम लोग, क्या चीज लेके आ गया, ये तो पहचान ही नहीं पा रहे हम लोग। तो उससे उसके लिए उसके खिलाफ एंटीबॉडी तैयार ही नहीं हो रहे हैं। लेकिन देखो भविष्य में क्या है, जब कभी एंटीबॉडी तैयार अगर हो गए ना, तो ऐसी समस्या नहीं देखने को मिलेगी। अगर इन फ्यूचर आज से 10-20 साल बाद किसी को कोरोना होता भी है तो नॉर्मल जुकाम जैसी बीमारी फील होगी वो, और ठीक भी हो जाएगा जल्दी। लेकिन फिलहाल के लिए सवाल तो ये है कि क्या शरीर में एंटीबॉडी प्रॉपर जो है वो अभी बन रहे हैं? ठीक है, हाँ बन रहे हैं, तभी तो कुछ ना कुछ लोग ठीक भी हो रहे हैं। देखो हमारे शरीर का सिस्टम बड़ा जबरदस्त है, हम कैसे न कैसे करके ठीक तो हो ही जाएंगे, ऐसी तो बात है ही नहीं। इवन हो भी रहे हैं। अभी आपको मैंने आंकड़ा बताया, 4.25 लाख से भी ज्यादा लोग जो है ठीक हो चुके हैं अभी तक। क्या सर एंटीजन शरीर से बाहर से ही आएंगे? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, शरीर के अंदर भी हो सकते हैं ये। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं कि एग्जांपल से शरीर के अंदर इम्यूनिटी पावर जो है वो थोड़ी वीक हो जाए, तो हो सकता है ये शरीर के अंदर ही आपके बनने लग जाए। तो वो इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। ये एंटीबॉडी जो होते हैं वो वाई शेप के होते हैं, और जो एंटीजन होते हैं वो इस टाइप की कोई भी शेप के हो सकते हैं, वायरस बैक्टीरिया वगैरह जैसे भी है ये शेप के हो सकते हैं आपके। ठीक है, तो ये इस तरीके के होते हैं, और ये ऐसे आके अगर कोई जाना पहचाना है तो ये कपल हो जाते हैं, इनकी आपस में लड़ाई होती रहती है। ठीक है, और एंटीजन को खत्म कर दिया जाता है। लेकिन कोई विचित्र ही होता है, कोई अलग ही होता है, तो ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इन एंटीबॉडी का दूसरा नाम इम्यूनोग्लोबिन है। इनको आईजीएम के अलावा आईजीबी वगैरह ऐसे कई नाम से जो है पुकारा जाता है, क्योंकि ये बी सेल से जो है वो बनते हैं या सीक्रेट होते हैं। बेसिकली एक प्रोटीन ही होते हैं ये। ठीक है, अच्छा जी, तो अब इस प्लाज्मा थेरेपी में क्या होगा? जैसे मान लेते हैं कि कोरोना कोई व्यक्ति पॉजिटिव मिला और 20 दिन के बाद में वो ठीक हो गया, तो जैसे वो 20 दिन के बाद में ठीक होता है तो उसी के शरीर से जो है, उसी के शरीर से लिया जाएगा क्या? उसी के शरीर से लिया जाएगा प्लाज्मा, लिया जाएगा। उसी के शरीर का प्लाज्मा जो है वो किसी दूसरे के अंदर जो है वो ट्रांसफ्यूज कर दिया जाएगा जो कोरोना पॉजिटिव है, और वो ठीक जो है वो हो जाएगा फिर बाद में, क्योंकि उसके ब्लड में अभी उस कोरोना वायरस से ठीक होने के लिए, लड़ने के लिए सफिशिएंट मात्रा में एंटीबॉडी जो है वो तैयार हो चुकी है, तभी जाके वो ठीक हुआ है। जब कोई मरीज बीमार रहता है तो उसमें एंटीबॉडी तुरंत नहीं बनता है, उसके शरीर में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनने में देरी की वजह से ही वो सीरियस होता है बेसिकली। और ऐसे में जो मरीज अभी अभी इस वायरस से ठीक हुआ है, उसके शरीर से जो एंटीबॉडी बनी है, उसके शरीर से एंटीबॉडी को निकाल के दूसरे मरीज में डाल दिया जाए, यही तो प्लाज्मा थेरेपी होगी। और वहां जैसे ही एंटीबॉडी जाता है, मरीज में उसका असर होने लग जाता है, एंटीबॉडी क्या करेगा? उस वायरस को मार देगा, किल कर देगा, और जो है वो ठीक हो जाएगा बाद में।
ये बेसिकली कैसे होता है, ये होता है मेनली कॉन्वलसेंट मरीज के साथ में। ये कॉन्वलसेंट मरीज क्या होता है, ये वो मरीज होता है जो अभी अभी बीमारी से ठीक हुआ है। मान लेते हैं कोई मरीज है वो 15 अप्रैल तक जो है या 15 मार्च तक जो है, 15 मार्च को ठीक हुआ है मान लेते हैं, तो 16 मार्च, 17 मार्च, 18 मार्च उसका वो टाइम पीरियड है, उसको कॉन्वलसेंट पीरियड कहेंगे। अभी अभी ठीक हुआ है, पूरी तरीके से ठीक तो नहीं हुआ है लेकिन हाँ ऑलमोस्ट ठीक हुआ है। तो उसकी बॉडी से फिर जो है प्लाज्मा को निकाला जाएगा। ये चाइना का एक फोटो है और एक पेशेंट है जो अपने प्लाज्मा को देख रहे हैं, प्लाज्मा को डोनेट किया है इन्होंने। इस तरीके से का ही होता है प्लाज्मा, ये येलोइश सा कलर का होता है, मैंने अभी बताया आपको बिलीरुबिन की वजह से ही। तो पूरा प्रोसीजर क्या है इसको समझते हैं हम लोग। देखो मेन पूरा प्रोसीजर क्या है, ये जो मरीज ठीक हो जाते हैं उनके शरीर से एस्पेरिस टेक्निक होती है, उस टेक्निक से पहले तो खून निकाला जाएगा। देखो सबसे पहले तो सवाल ये होता है क्या शरीर से प्लाज्मा निकाला कैसे जाए। प्लाज्मा नहीं निकलेगा, शरीर से निकलेगा खून निकलेगा। इसमें से प्लाज्मा जैसे जो मेन चीज है उनको शरीर के बाहर से अलग कर दिया जाएगा, ठीक है। और मतलब उस ब्लड के अंदर से जो है प्लाज्मा जो प्रोसेस होती है, एक आपकी प्लाज्मा फेरेसिस प्रोसेस होती है, उस प्लाज्मा फेरेसिस प्रोसेस से जो है उस ब्लड के अंदर से प्लाज्मा को अलग कर लिया जाएगा। और डॉक्टरों के मुताबिक अगर बात करें तो एंटीबॉडी जो है वो खून के प्लाज्मा के अंदर ही होती है। तो डोनर के शरीर में लगभग 800 मिलीमीटर प्लाज्मा जो है वो लिया जाता है और इसका लगभग 3 से 4 मरीजों पे जो है इस्तेमाल किया जा सकता है बाद में। और जो भी गंभीर व सीरियस कोविड के मरीज हैं उसमें इसको ट्रांसफ्यूजन कर दिया जाएगा, जिससे मरीज के अंदर वायरस के खिलाफ जो बना एंटीबॉडी है वो पहुंच जाएगा और इससे वो एक्टिव जितने भी वायरस हैं उनको जो है मार दिया जाएगा और वो थोड़े दिनों के बाद में वो ठीक भी हो जाएगा। मतलब एक पेशेंट का प्लाज्मा जो 3 से 4 रोगियों को ठीक कर सकता है, एक व्यक्ति के प्लाज्मा। लेकिन इस प्लाज्मा फेरेसिस प्रोसेस जैसे ही करेंगे, प्लाज्मा निकालते तो सबसे पहला काम ये होता है कि उसके अंदर चेक किया जाएगा कि बाकी टॉक्सिस है तो नहीं, और उसके अंदर इन्फेक्शियस तो है नहीं, और उसके अंदर एचआईवी या हेपेटाइटिस या और किसी प्रकार की बीमारी तो नहीं है ना उसके अंदर। अच्छा, और क्या है कि नेक्स्ट प्लाज्मा इज टेस्टेड टू मेक श्योर अनफ एंटीबॉडी। ये भी सबसे बड़ी बात है कि चेक किया जाएगा कि इसके अंदर एंटीबॉडी सही मात्रा में है कि नहीं है, क्या मतलब बिल्कुल ठीक ठाक है, ऐसे नहीं कि मुंह उठा के उसके अंदर सीधा ही डाल देंगे। कौन कर सकता है प्लाज्मा को डोनेट? सबसे पहले तो जो कोरोना संक्रमण मरीज था और वो पूरी तरीके से ठीक हो गया और ठीक होने के लगभग 14 दिन हो गए उसको ठीक हुए और दोबारा अब उसके अंदर कोई भी लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है। और थ्रोट नेजल का मतलब है कि नाक से, गले से, फेफड़ों से जो भी रिपोर्ट ली है, स्वैब टेस्ट हुआ है, सभी मतलब मैंने आपको एक टेस्टिंग पे वीडियो भी बनाया था, ठीक है। बलगम से, फेफड़ों से, गले से जो भी रिपोर्ट ली है सभी के अंदर जो है नेगेटिव अगर आ जाए तो वो प्लाज्मा अपना जो है वो डोनेट कर सकता है। इस थेरेपी का इस्तेमाल कब से हो रहा है? तो इस थेरेपी का इस्तेमाल मैंने अभी बताया आपको, लगभग 120 साल पहले से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। टेटनस, डिप्थीरिया वगैरह इनका जो इलाज है ये प्लाज्मा थेरेपी से ही इनकी वैक्सीन जो है वो तैयार की गई थी। के अलावा रेबीज, इबोला, कोरोना वायरस जैसे इनके अंदर भी अभी इलाज इसका हो ही रहा है। 1918 में सबसे पहले स्पेनिश फ्लू के अंदर भी इसका इलाज जो है इस्तेमाल किया गया था। 2009 में स्वाइन फ्लू आया था तब भी इसका इस्तेमाल हुआ था। 2003 में सार्स और मर्स जो आए थे, 2003 और 2012 इन दोनों के दौरान इसका यूज किया गया था। जब जब किसी भी बीमारी में एंटीबॉडी की जरूरत होती है तब तब प्लाज्मा थेरेपी का जो है वो यूज किया जाता है। H1N1 स्वाइन फ्लू 2009 है, उसके अंदर भी इसका यूज किया ही गया था। के अलावा जो है इसका जो है वैक्सीन बनाने के लिए हॉर्स सीरम का भी उपयोग किया जाता है, जैसे डिप्थीरिया, टिटनस, स्कॉटलैंड बुखार, इनके लिए भी जो है ये बहुत सालों से इसका जो है प्रयोग किया जा रहा है। अभी एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसा नहीं है कि दुनिया में हर प्रकार की बीमारी में इसका इलाज हो सके, जैसे फीवर है, कफ है, सांस लेने में तकलीफ है, मतलब कोई भी बीमारी है उसमें प्लाज्मा थेरेपी लग जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। इसका इस्तेमाल केवल उन्हीं मरीजों में किया जा सकता है जो काफी ज्यादा सीरियस हो सकते हैं। अभी न्यूयॉर्क के अंदर भी इसके लिए जो है ब्लड कलेक्शन जो है, प्लाज्मा ब्लड कलेक्शन जो है बनाया जा रहा है, मतलब एक ब्लड बैंक के टाइप से जो है क्रिएट किया जा रहा है। अभी जो जो लोग कोरोना से ठीक हुए हैं उनका प्लाज्मा जो है एक अलग ही बैंक में जो है रिकवर किया जा सके। अभी 3 इंडो अमेरिकन जो है वो भी ठीक हुए हैं, हॉस्पिटलाइज थे कोरोना वायरस की वजह से और उनके अंदर प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज किया गया था और अब वो बिल्कुल जो है वो ठीक हो चुके हैं। कोविड-19 के पेशेंट थे लेकिन वो ठीक हो चुके हैं। अब चाइना के अंदर भी सेंजन के रिपोर्ट थी कि 5 क्रिटिकल पेशेंट थे और वो प्लाज्मा थेरेपी की वजह से जो है वो ठीक हो गए।
इसका फायदा क्या होगा? देखो, सबसे ज्यादा फायदा तो यही होगा कि मरीज ठीक होंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा फायदा क्या होगा? ऐसा नहीं है कि दुनिया भर में कोरोना आ गया तो बाकी बीमारियां छुट्टी पे चली गई है। अब कैंसर है या क्या कहते हैं और बीमारी है, टीबी है, सभी बीमारियां, उनमें भी वेंटिलेटर वगैरह की जरूरत पड़ती है, जिनमें भी सांस लेने की तकलीफ है। वेंटिलेटर तो आप सभी को पता है कि ना केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया भर में इसकी कमी है, क्योंकि इसकी कॉस्ट ज्यादा है, या आज से पहले इतनी खास इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी थी। तो इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट ये पड़ेगा कि आप जैसे मान लेते हैं किसी को कोरोना जो है आज हुआ है और वो 5 दिन हो गए उसको हॉस्पिटल में आए, वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में जाए, उससे पहले उसके अंदर जो प्लाज्मा है वो ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए, तो क्या होगा कि एक तो उसको वेंटिलेटर पे नहीं रखना पड़ेगा, वेंटिलेटर पे नहीं रखना पड़ेगा तो वेंटिलेटर बच जाएगा, और ये उनको वेंटिलेटर लगाया जाए जो बहुत ही ज्यादा जो है वो सीरियस हुए हैं, तो वेंटिलेटर या बहुत सारे और इक्विपमेंट जो है बच जाएंगे, और मरीज ठीक हो जाएगा और बहुत ज्यादा जो है इसके आगे केसेस भी नहीं बढ़ेंगे। पर एक डाउट है। क्या डाउट है भाई? सबसे पहले इसको आते ही इसका टाइम पीरियड काफी कम है, मतलब जैसे पता लगते ही 2 4 5 10 दिनों के अंदर जो है ये ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए तो ही जो है ठीक है, और इम्यूनिटी सिस्टम पे थोड़ा सा फोकस किया जाए तो ही ज्यादा ठीक हो सकता है। तो ये था इस पूरे लेक्चर का एनालिसिस। कैसा लगा आपको ये वीडियो? इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि सर ये वीडियो कैसा लगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल फिर मिलूंगा आपसे कुछ नई अपडेट्स के